लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बड़ी खबर आई है। चीन के सैनिक लद्दाख में पीछे हटे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, चीन के सैनिक 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। गलवान घाटी समेत 3 जगहों पर पीछे हटे हैं चीन के सैनिक। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत के सैनिक भी पीछे हटे हैं। भारत चीन में बटालियन कमांडर लेवल पर बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हलचल का माहौल साफ तौर पर देखा गया था। गलवान घाटी समेत 3 जगहों से पीछे हटे हैं चीन और भारत दोनों के ही सैनिक। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत के सैनिक भी पीछे हटे हैं। भारत चीन में बटालियन कमांडर लेवल पर अब बातचीत होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो लद्दाख में भारत और चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन के सैनिक लद्दाख में पीछे हटे हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटने की खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से है। गलवान घाटी समेत 3 जगहों पर पीछे हटे हैं चीन के सैनिक। इसके साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि चीन के साथ साथ भारत के सैनिक भी पीछे हटे हैं। तो भारत चीन में बटालियन कमांडर लेवल पर अब बातचीत होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये भी अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। कोई आधिकारिक ऐलान इस बातचीत का अभी तक नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। इस मामले से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां भारत के सैनिक भी पीछे हटे हैं और चीन के सैनिक भी पीछे हटे हैं। तो भारत चीन में बटालियन कमांडर लेवल पर अब बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल पा रही है। तो लद्दाख में भारत चीन विवाद को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। तो डॉक्टर दिग्विजय सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज वन इंडिया, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, दोनों ही देशों के, भारत और चीन दोनों के ही सैनिक पीछे हटते हुए अब नजर आ रहे हैं और बातचीत की भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। देखिए, बातचीत की संभावना कभी भी दोनों देशों के बीच में खत्म नहीं हुई थी। कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद बल्कि दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी। और कल जब चाइना ने आधिकारिक तौर पर यह बात बोली है कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं, इनको किसी भी सूरत में विवाद की वजह नहीं बनना चाहिए, तभी ये क्लियर हो गया था कि चाइना के रुख में नरमी आई है और वो पीछे जो है अब जाएगा। और वैसे भी तय बात थी कि वो फिंगर 4 तक आ चुका था, उसको वापस फिंगर 8 तक जाना है। तो फिंगर 8 तक धीरे धीरे हटके चाइनीज सेना आ जाएगी। यानी कि जो भारतीय सेना चाह रही थी कि अप्रैल 2020 के पहली वाली स्थिति में चीनी सैनिक लौटे, तो धीरे धीरे उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। अभी पूरी तरह से फिंगर 8 की तरफ नहीं लौटी है तीनों ही जगहों पे। तो वहां पर धीरे धीरे अचीव करेगी चीनी सेना फिंगर 8 तक जाएगी। और उसके बाद भारत भी अपने अप्रैल 2020 वाले स्टैंड पर भारतीय फौजी भी आ जाएंगी। फिलहाल एक सकारात्मक बात है कि जो इतने लंबा तनाव बना था, उसमें राहत भरी खबर आई है। जो दुनिया के कई देशों को लग रहा था कि उनको मध्यस्थता करने का मौका मिलेगा, उनके लिए भी सेटबैक है। और दोनों देशों ने अपने बीच के मतभेद को विवाद बनने से रोका है। और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारिक तौर पर जो संबंध है वो ज्यादा उनको अहमियत दिया जाए और सीमा विवाद को उसके तुलना में कम अहमियत दिया जाए। सृष्टि, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर एक सकारात्मक खबर निकल कर यहाँ से सामने आ रही है कि जिस तरीके का कोई किसी प्रकार का कोई विवाद यहाँ पर क्रिएट ना हो, यही कोशिश यहाँ दोनों ही देशों की तरफ से की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और उड़ीसा के बाद में आज पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित कर चुके हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा है। बंगाल सरकार पर केंद्र की योजनाएं लागू न करने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि राजनीति की चीज नहीं है, राजनीतिक के कई और मैदान है, आप मैदान तय कर लो, दो हाथ हो जाए। शाह ने कहा कि बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू होगी। वर्चुअल रैली पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी, आप बंगाल की जनता से संवाद करने से आप रोक नहीं सकती। आप रोड और रैली रोक सकती हैं, लेकिन परिवर्तन को आप कब तक रोकेंगी? मैं आज बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ जन संवाद का ये जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में सबसे पहले बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, जिस भूमि में रामकृष्ण परमहंस, श्री विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रणवानंद जी, बंकिम बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर जैसे अनेक लोगों ने भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को
और बंगाल के संस्कार को न केवल भारत दुनिया के अंदर उजागर करने का काम किया है। मैं सभी बंगभूमि के जहां बंगभूमि ने जिन्होंने जन्म लिया ऐसे सभी महानुभावों को प्रणाम कर कर मेरी बात करना चाहता हूं। आज सबसे पहले बंगाल के अंदर और देश में कोविड महामारी के प्रकोप से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और बंगाल के अंदर अम्फान साइक्लोन के कारण जिन लोगों की जान गई है वो सभी की आत्मा की चिर शांति के लिए मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूं। साथ साथ 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उस 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसका बहुत योगदान है। और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। आज मैं देश भर के कोरोना वॉरियर को भी बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अन्य की जान को बचाने के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आए हैं। और जो भाई बहन पूरे देश भर में बंगाल में कोरोना से ग्रसित है, मृत्यु के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मैं इन सबको भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप जल्दी स्वस्थ होइए और सोनार बांग्ला के अभियान के अंदर, सोनार बांग्ला के निर्माण के अंदर जुड़ जाइए और बंगाल के अंदर परिवर्तन की ये लड़ाई के अंदर जुड़ जाइए। मैं आज इस वर्चुअल रैली की कल्पना के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना की महामारी के समय जब सोशल डिस्टेंसिंग रखकर बात करनी होती है, उस वक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनसंपर्क और जनसंवाद का जो रास्ता नड्डा जी ने ढूंढा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना महामारी भी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यात्रा को रोक नहीं पाएगी। देश में 75 से ज्यादा वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता और देश भर के कार्यकर्ताओं का जो संपर्क करने का हमने अभियान चलाया है, वो अभियान जरूर आने वाले दिनों में अपनी असर दिखाएगा। मैं बंगाल की जनता को विशेषकर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज ये वर्चुअल संवाद, जनसंवाद, बंगाल की जनता के साथ जनसंवाद जो है, मोदी जी की सरकार के 1 साल की समाप्ति के लिए है। दिल्ली में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की बैठक हुई है और इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस होंगे। इस बैठक में शामिल होने के बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केसेस भी हो सकते हैं। 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड की आवश्यकता होगी। 1 लाख केसेस हो जाएंगे और 6,000 बेड की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड की आवश्यकता होगी।
ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे से जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली से काट किया गया। इसीलिए केंद्र कैबिनेट में दिल्ली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक जब तक कोविड की परेशानी रहे, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व 15 जून तक। दिल्ली में कोरोना का अपडेट क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 29,943 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज 17,712 हैं और दिल्ली में अब तक 11,357 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 874 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 1,007 नए मरीज सामने आ चुके हैं। नौ जून यानी आज झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और उस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा ने इस देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। उनका साहस, समर्पण, बलिदान प्रत्येक भारतीय को सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और अन्य पदाधिकारियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समूह ने 1 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए छात्रों के द्वारा दिए गए सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद किया। छात्रों की ओर से तोलिका मेरखा तिर्की, अभिनव तिर्की और रतन तिर्की ने मुख्यमंत्री को चेक सौंपा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मिंज ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कुलपति ने मुख्यमंत्री को पुस्तक और फूलों का पौधा दिया। खबर भोपाल से, जहां अहमदाबाद की होमियो प्रोडक्ट कंपनी का टेंडर निरस्त किया गया। अहमदाबाद की कंपनी आदित्य क्लिनिकल सिस्टम ने टेंडर डाला था। स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश ने डिजिटल हेमोग्लोबिन मीटर बनाने के लिए निकाला था टेंडर। कपिलेश ठक्कर नाम के शख्स ने लिखा पत्र में खुद स्वीकार किया टेंडर डॉक्यूमेंट में गलतियां थी। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लिखा पत्र, अपनी सहयोगी कंपनी जैनम बायोमेडिकल का हवाला दिया। मध्य प्रदेश ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक नवनीत भासिन ने एक नई पहल की है, जिसमें जिले में पेंडिंग पड़ी छोटी मोटी शिकायतों जैसे जाति प्रमाण पत्र और छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों की शिकायतों के शिविर लगाकर समस्या के समाधान की मुहिम चलाई है, जिससे आम जनता की समस्या का मौके पर ही निराकरण कर दिया जाए, जिससे लोगों को थाने के चक्कर न लगाने पड़े। इस कार्य के लिए संबंधित थाना क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है और आम जनों की समस्याएं पेंडिंग पड़ी हैं, उनको 10 दिन के अंदर ही समाधान किया जाना है। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से पेंडिंग अपराध प्रकरणों से बढ़ रही है जनता की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर के एसपी के द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई, जिसमें लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और उनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में फरियादियों को बुलाकर छोटे छोटे शिविर एडिशन एसपी वाइज लगाए गए हैं। कम संख्या में लोगों को बुलाने का अभिप्राय ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। फरियादी आ रहे हैं, आते उनको सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, उनके साथ उनको मास्क दिया जा रहा है और इसके पश्चात 1-to-1 उनकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र पेंडिंग हो, चाहे राहत प्रकरण पेंडिंग हो। इस तरह से प्रयास ये है कि पिछले 2-2.5 महीने से लॉकडाउन के दौरान जो
अपराध पेंडिंग थे, उसके लिए फरियादी को बार बार थाने ना आना पड़े। और इस शिविर के पश्चात टारगेट यह है अगले 10 दिवस में उनकी समस्या का निराकरण एक बार में कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद में बिहार की राजनीति में घमासान मचा है। एक तरफ विपक्ष से चुनावी रैली बता रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे जनसंवाद रैली बता रही है। विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि जनता कोरोना से मर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष बिहार की जनता को गुमराह कर रहा है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय बिहार की जनता की सेवा का समय है, राजनीति करने का नहीं, जबकि बीजेपी और राजद दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। जब रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, इकोनॉमी की कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास जो सबसे बेसिक चीज है लोगों का पीस और प्रोस्पेक्ट नहीं है, हम बिहार को इकोनॉमी के रूप में नहीं कर सकते हैं, बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सके, सुखाड़ से मुक्ति नहीं दिला सके। 15 सालों से हम लाखों ने करोड़ों अरबों रुपया बाढ़ में बर्बाद कर दिए। हमको तो नीतीश कुमार जी आप जरा बताइए ना कि आपने 15 सालों में नहर नहीं बना सके, कैनाल नहीं बना सके, आप बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सके, सुखाड़ से मुक्ति नहीं दिला सके। हमारे यहाँ दूध डेनमार्क से ज़्यादा, मकान, पान, धान, माछ, हमारे यहाँ पटवन, जूट, हमारे यहाँ मक्का सबसे ज़्यादा, मेरे यहाँ लीची, मेरे यहाँ केला, मेरे यहाँ आम, मेरे यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा, और लघु उद्योग ने, कुटीर उद्योग ने। आप 15 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो? कोरोना और लॉकडाउन में बाहर से आ रहे मजदूरों को लेकर बिहार सरकार का फैसला कितना उचित है, बिहार सरकार की तैयारी और कैसी है, इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व खनन मंत्री और गरखा विधायक मनेश्वर चौधरी से खास बातचीत की न्यूज वन इंडिया के संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने। आज मौजूदा छपरा में हमारे साथ मनेश्वर चौधरी जी हैं जो पूर्व खनन मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी के पूरे भारत जल रहा है, लगातार कोरोना बिहार में लगातार फैलते रहा है, बिहार सरकार इसके क्या सोच रही है? पहले तो इससे लड़ने और बचने की जरूरत है। कोरोना एक बहुत भयंकर संक्रमित बीमारी हो गई है चीज़ का, और ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसका कोई और छूट नहीं दिखाई पड़ता है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं, इसका कोई वैक्सीन भी नहीं निकला, जहाँ से जैसे निकला हो। लेकिन इसका एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही सबसे अच्छा उपाय रहा है। हम सब ने इसका समर्थन किया, समर्थन करना भी चाहिए। लॉकडाउन की स्थिति में सारे दल के लोग राजनीतिक भेदभाव भुला के समर्थन किया है, क्योंकि मानव जीवन पर यह खतरा है। मानव जीवन वंचित रहेगा, लाइव रहेगा, तभी कोई सामाजिक काम, राजनीतिक काम इत्यादि इत्यादि होंगे। इसलिए सभी दल के लोग, हम जिस दल से आते हैं, हमारे दल के लोग भी, हम दूसरे दल के लोग भी, सभी लोगों ने और आम भारत की, बिहार की तमाम सभी जनता ने भी लॉकडाउन का अनुपालन किया है और अपने धर्म का। बाहर जो मजदूर आ रहे हैं लगातार जिस तरीके से क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है, और जो जिला प्रशासन जिस तरीके से लगातार गाँव में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, इसको लेकर लगातार कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, बाहर से प्रवासी जो अपने घर आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं, उनके सामने भी मजबूरी है और सरकार के सामने भी मजबूरी है। मैं बोलना चाहता हूँ, उनकी मजबूरी है कि जहाँ वो रह रहे हैं उनका रोजगार बंद हो गया, उनका काम बंद हो गया, जहाँ वो काम करते हैं उन्होंने काम देना बंद कर दिया, उनका पैसा बंद कर दिया, भूख की स्थिति में है। इसलिए उन बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिवाय कि वो अपने घर लौटे। इसलिए घर आने का उन्होंने फैसला किया, और फैसला लेने में कहीं ना कहीं कुछ विलम्ब जरूर हुआ, कारण चाहे जो भी हो। और बाद में सरकार ने जो रेल की व्यवस्था की, बस की व्यवस्था की या हम सुविधाएँ दी, पर इतनी संख्या में लोग हैं कि वहाँ खाने के लिए भूखे मरने की स्थिति में है, तो लोग पैदल भी चल दिया, आ भी लोग रहा है चीज़ का। अभी यहाँ आने के बाद जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, बहुत सारे सेंटर बना है, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन सभी सेंटरों पर जो चाहिए खूब सुविधा वो नहीं मिल रही। प्रशासन, जिला प्रशासन जरूर प्रयास कर रहा है, निचली इकाई भी प्रयास कर रहा है, सरकार के तरफ से भी ये बात चल रही है, पर जो सुविधाएं देनी चाहिए, जितने ह्यूज मात्रा में प्रवासी लोग आ रहे हैं, तो ये हो नहीं रहा है।
एक तरफ कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अन्य क्षेत्रों की बात कौन करे। कंटेनमेंट जोन में भी सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मामला बिहार के सिवान से है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जैनुद्दीन ने देर रात मुंगेर से कासिम बाजार थाना इलाके के पुलिस लाइन से, आपको बता दें, बैरक में लगे एक पेड़ पर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। सुबह पुलिस लाइन में रह रहे जवानों ने फंदे से लटका हुआ जैनुद्दीन का शव देखा तो वरीय पदाधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी। जैनुद्दीन हाजीपुर पटना के निवासी थे और फिलहाल मुंगेर में पोस्टेड थे। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मुंगेर के कासिम बाजार थाने में पदस्थापित थे। अब सवाल यह है कि आखिरकार इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया और क्यों अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की हालांकि जांच पड़ताल करने में लगातार जुटी हुई है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में पदस्थापित थे और इन्होंने एक कदम उठाया। एसआई जैनुद्दीन हाजीपुर पटना के निवासी थे। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है।